कल्याणक गुण, सभी ऋतुओं का विरेचन, यानी सभी ऋतुओं में इससे विरेचन करा सकते हैं। कल्याणक गुण नाम याद रखोगे। फिर त्रिव्रत, कुटज, पिपली, यानी त्रिव्रत और उसके साथ कुछ और द्रव्य। तो ये विरेचन योग है वर्षा ऋतु का, आपको याद रखना है। त्रिव्रत और उसके साथ और कुछ द्रव्यों के नाम, तो वर्षा ऋतु का विरेचन है ये। जबकि त्रिव्रत के साथ शर्करा हमने याद किया था, गुड़ को हमने करेक्ट कर लिया था, गुड़ नहीं है शर्करा है ओरिजिनली। ठीक है, तो आपने ठीक कर लिया होगा। तो त्रिव्रत और शर्करा ये ग्रीष्म ऋतु का विरेचक है। ग्रीष्म ऋतु का विरेचक, ये भी याद रखेंगे। त्रिव्रत के गोमूत्र से 18 योग हैं, ऋतु के अनुसार 6 योग हैं, शाडव से 10 योग हैं। इस तरह हमने याद किया था कि ऋतु के अनुसार छह ऋतुएं 6 होती हैं, संवत्सर के 6 अंग होते हैं, उस तरह करके याद कर सकते हो। तो गोमूत्र से 18 योग, ऋतु के अनुसार 6, और शाडव से 10 योग। नेक्स्ट चलोगे चतुरंगुल यानी आरकवत। पर्याय लिखे हैं राजवृक्ष, शंपाक, चतुरंगुल, प्रग्रह, कृतमाल, कर्णिकार, अवघातक। इसमें ही चतुरंगुल, कर्णिकार, राजवृक्ष, कृतमाल, इनको तो देख ही लेना कि ये चतुरंगुल के पर्याय है। 4 से 12 वर्ष के बालकों में ये प्रशस्त है, चतुरंगुल। 4 से 12 वर्ष के बालकों में प्रशस्त है। नेक्स्ट तिलवक। अच्छा, मैं देख लेता हूँ साथ साथ, तो ये कुछ जरूर न रह जाए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है तिलवक। तो तिलवक के पर्याय लोध्र, बृहत्पत्र और त्रिटक। लोध्र, बृहत्पत्र और त्रिटक। चलो, इसमें भी कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है सुधा। सुधा कल्प अध्याय, चैप्टर नंबर 10 है वो। तो सुधा या स्नूही जो है, ये तीक्ष्ण विरेचक होता है। इसके दो भेद हैं, एक जिसमें ज्यादा कांटे होते हैं, एक जिसमें कम कांटे होते हैं। तो बहुकंटक और अल्पकंटक, ऐसी दो वैरायटी हैं। श्रेष्ठ कौन सी है? बहुकंटक वैरायटी श्रेष्ठ है, ज्यादा कांटों वाली। 2-3 वर्ष पुराना स्नूही का वृक्ष, जिसका आपको शीर इकट्ठा करना है, ठीक है, तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 2 से 3 वर्ष की इतनी आयु हो। तो 2-3 वर्ष पुराने स्नूही वृक्ष का दुग्ध शिशिर ऋतु के अंत में एकत्रित करते हैं। ध्यान रखना, पीछे सुगंधा पढ़ाया मैंने आपको, वो शिशिर ऋतु में एकत्रित करने की बात आई है। फिर इसके पर्याय लिखे हैं स्नुक, गुड़ा, नंदा, सुधा, निस्त्रिंश पत्रक। ये देख सकते हो, ये शायद पूछ चुका है एक बार। निस्त्रिंश पत्रक स्नूही का पर्याय है। नेक्स्ट है सप्तला। पर्याय चर्मशाह, बहुफेन रसा। कोई जरूर नहीं, नजर डालो एक बार। सप्तला, चर्मशाह, बहुफेन रसा। सप्तला शंखिनी क्योंकि चैप्टर का नाम है, आप जानते हो। ये कुल 15 द्रव्यों का आश्रय बना के ये सब 600 विरेचन के योग दिए गए हैं। तो दो एक साथ हैं, सप्तला और शंखिनी। सप्तला के चर्मशाह, बहुफेन रसा। शंखिनी के तिक्तला, यवतिकता, अक्षिपीडका। ये उसके पर्याय हैं शंखिनी के। ये अक्षिपीड़क याद रख सकते हो। तरीका ये हो सकता है कि शंख है ना, उसको जब ब्लो करते हैं, शंख को बजाया जाता है ना, तो काफी जोर पड़ता है आंखों के ऊपर जब आप फूंक मारते हो उसमें, तो उस तरह याद कर सकते हो कि शंख से आंखों में पीड़ा होती है। तो अक्षी पीड़क ये उसका पर्याय है। फिर दंती। भाव प्रकाश ने दंती को लघु दंती कहा है, चैप्टर 12 है। तो भाव प्रकाश दंती को लघु दंती कहते हैं। और पर्याय है इसके उदुम्बर, पर्णी, निकुंभ, मुकुलक। नहीं जरूरी है आपके लिए, बस दंती, लघु दंती चाहो तो याद कर लो। और द्रवंती को भाव प्रकाश ने बृहद दंती कहा है। बृहद दंती, द्रवंती को। इसके पर्याय द्रवंती, चित्रा, न्यगरोधरी और मूशिकाया, ऐसा करके पर्याय है। दंती कल्कम समगुणम, यानी दंती कल्क और इसके बराबर मात्रा में गुण। तो ये कामला हरम उत्तमम, कामला को हरने में उत्तम योग है। दंती कल्कम समगुणम, कामला हरम उत्तमम, याद रखेंगे। वमन के कुल योग 355 और विरेचन के 245। यहाँ पे ये श्लोक इंपॉर्टेंस का बताया हुआ है कि आप संस्कार जो करते हो द्रव्यों के अंदर, उसकी वजह से ऐसा होता है कई बार कोई द्रव्य बहुत कम मात्रा में भी यूज करते हो, लेकिन उसके काम बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अल्पस्य भी महा अर्थत्वम। फिर भूतस्य अल्प कर्मताम, की चीज कोई बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, फंक्शन उसका बिल्कुल भी नहीं हो रहा। चीज बहुत कम यूज कर रहे हो, फंक्शन बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये सब कह रहे हैं किसकी वजह से होता है? संयोग, विश्लेष, काल, संस्कार, युक्ति भी।
यानी क्या क्या चीजें मिला रहे हो उसमें, क्या क्या संस्कार कर रहे हो, समय क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है, देख लेना। कोई खास बात नहीं है आप, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पंचकर्म पे फोकस कर रहे हैं। ये श्लोक शुरुआत में भी आपको दिखाया था, लेकिन वहाँ थोड़ा सा गलत शायद लिखा हुआ था, वहाँ पच्चे वरेशनम करके लिखा हुआ था। अपक्वम वमनम दोषम पच्यमानम विरेचनम, कि अपक्व कंडीशन में ही वमन करा दिया जाता है, और विरेचन पच्यमान कंडीशन के अंदर कराया जाता है, ध्यान रखोगे। एक और कंडीशन आपको बताई होगी कि कफ बड़ा है तो सुखपूर्वक वमन होगा, कफ कम है तो सुखपूर्वक विरेचन होगा, उसको भी याद रखोगे। विरेचन देने पर भी विरेचन ना हो, या विरेचक औषधियों से वमन हो जाए, तब क्या करेंगे, कहना पुनः विरेचन दें उसको। आपने किसी को विरेचन दिया, मतलब काम नहीं हो रहा मेडिसिन से, ठीक है, वमन हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले हम वमन क्यों करा देते हैं, कफ को निकालने के लिए, तो वही चीज मान लो यहाँ पे हो गई। हाँ, अब तो वमन हो चुका होगा, कफ निकल चुका होगा, तो अब विरेचन दे तो काम कर जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट चलिए। अपरिज्ञातम कोष्ठम चा पाइयेत औषधम मृदु, अगर आपको कोष्ठ की जानकारी नहीं है कि व्यक्ति का कोष्ठ कैसा है, तो उसको मृदु औषध देनी है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अपरिज्ञात कोष्ठ के अंदर, जैसे स्नेह की मात्रा की हमने बात की थी, तो जो छोटी मात्रा है सबसे, उससे भी कम मात्रा देनी चाहिए। उसी तरह यहाँ है कि अपरिज्ञात कोष्ठ है तो मृदु औषध। दुर्बलोपि महादोषो वृच्यो बहुशो अल्पशा, पूछ लें कि दुर्बल व्यक्ति है लेकिन दोष उसके शरीर में बहुत ज्यादा है, तो कैसे शोधन कराओगे उसका। तो कह रहे हैं बार बार उसको कम मात्रा में विरेचन कराओ, बार बार संशुद्धि कराओ, वृच्यो बहुशो अल्पशा, बहुत बार विरेचन कराओ लेकिन कम कम मात्रा में। एक बार में नहीं करा देना कि सारे दोष एक बार में निकाल देंगे। विबद्धे अल्पे चिराद दोषे श्रवत्य उष्णम पिबेत जलम, कह रहे हैं यदि उदर में दोष बंधे हुए हैं, रुक रुक कर बाहर निकल रहे हैं कम मात्रा में, तो ऐसी दशा में क्या करना चाहिए, उष्ण जल देना चाहिए। ठीक है, तो याद रख सकते हो कि दोष विबद्ध रूप में निकलते हो तो क्या करना चाहिए, उष्ण जल का प्रयोग करने की बात की है। रूक्ष वातिकोष व्यायाम अभ्यासी दीप्ताग्नि, ऐसे व्यक्तियों में बस्ती देने के बाद विरेचन कराएं। तो कॉन्सेप्ट वही है कि जो बढ़ा हुआ वात है, क्योंकि व्यक्ति जो है रूक्ष शरीर वाला है, या उसके कोष में वात की प्रधानता है, व्यायाम करता है नित्य, तो मतलब वात बढ़ा होगा, है ना। दीप्ताग्नि, तो ऐसे लोगों में आप पहले बस्ती दे दो, तो वात का शमन कर दो, उसके बाद विरेचन कराओ। नेक्स्ट है संशोधन के लिए, विभ्रंशो विश्वदयस्य सम्यक योगो यथा अमृतम, कि आपने ठीक से नहीं कराई ये चीजें, संशोधन, तो विष के समान काम करेगा, और ठीक से आपने कराया तो अमृत के समान है। बेटा आपसे रेफरेंस पूछे नहीं जाते, यहाँ जो श्लोक लिखे हुए हैं ये इसी नजर से लिखे हुए हैं कि एग्जाम में रेफरेंस पूछे जाते थे पहले, है ना, पूछे नहीं जाते, ठीक, तो आप मतलब जरूर जान लेना। अब ये श्लोक नहीं पूछे जाते, ठीक। कल्प स्थान में बताए गए मान मध्यम कोष्ठ व और बल वालों के लिए हैं। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है ये भी, कि जब आपसे बात की जाएगी ना कि ये औषध की मात्रा है, मान लो कोई बता दी, तो वो किसके लिए बता रहे हैं, कि एवरेज इंडिविजुअल, जो हमने उस दिन भी बात की थी, कि अगर आपसे पूछूंगा वजन एक भारतीय पुरुष का कितना, तो आप कहोगे मान लो 60 से 70 किलो के आसपास का एवरेज जो होगा। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं कि सब कुछ एक एवरेज इंडिविजुअल के बताया जाता है, एवरेज यानी मध्यम, ना तो श्रेष्ठ वाले की बात करते हैं हम, ना ही अवर बल वाले की बात करते हैं, हम करते हैं मध्यम वाले, एवरेज इंडिविजुअल। मान नहीं पूछा आपसे, लेकिन जानना चाहिए कि चरक जो है वो मागधी मान को फॉलो करता है, ये श्रेष्ठ है, और सुश्रुत कालिंग मान को फॉलो करते थे। तो चरक मागधी मान को फॉलो करते हैं जो श्रेष्ठ है। द्रव द्रव्य और सद्या उद्धृत औषधियां दो गुनी मात्रा में लेनी चाहिए अनूप। शारंगधर ने कहा कुछ द्रव्य कि यदि ये आर्द्र हो तब भी सर। डबल ना लें, तो कौन सी चीजें हैं वो, निधि, हाँ, सर जी सर। विडम्ब सुखप्रीत, शारंगधर कहाँ विटामिन की बात करेंगे बेटा। सुखप्रीत बेटा आप क्लास नहीं कर पाते हो, कम क्लास करते हो, ठीक है, मुझे बता दिया करो बार बार, बिल्कुल झिझका मत करो, बताना जरूरी है बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा। हम्म।
नीलम। चलो किसको आता है बोलो। अभी पिछली क्लास में बात की थी मैंने आपसे। अच्छी बात है। तीन चार लोगों ने जवाब दिया, बाकी लोग शांत हैं। तो अश्व कुकू प्रसक ये ट्रिक बताई थी, उसमें अश्वगंधा था, शतावरी था, वासा था। ठीक है, फिर कुकू से कुष्मांड और कुटज होगा। प्रसक, प्रसारणी, सहचरी और गुडुचि। तो ये कुछ द्रव्य थे, पीछे आपको बताए थे कि ये आर्द्र हो तब भी इनको डबल नहीं लेते। तो याद रखना, अदरवाइज आप लिक्विड चीजें ले रहे हो, द्रव द्रव्य या सद्य उद्धृत औषधियां, तुरंत की उखाड़ी हुई मेडिसिन, उनको डबल लेना है। अष्टांग हृदय ने बताया कि कषाय कल्पना ना बताई हो कि क्या, किस फॉर्म में यूज करना है चीजों को, तो कल्प के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और सवाल कर लेते हैं कि लोगों को थोड़ा पता चलेगा पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही। मंजीता, बीजक का क्या पार्ट यूज करता है, बीजक। सर बीज का सार। सार। कंफ्यूजन में नहीं, एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। नीलम, पात्र ना बताया हो तो। मृत पात्र। प्रीति, किसी मेडिसिन का उल्लेख दो बार आया हो। सर ज्ञान। तो इसमें याद वाली बात ही नहीं थी, ये तो बहुत आसान बात मैंने ही कह दिया, जवाब ही सवाल के अंदर है। और कोई। सदगुण। दो दो गुना ना, गुण भाई चाहिए। दो बार आई है तो दो गुना ले लो उसको, खत्म बात। देखो आगे। खैर ये पता चल रहा है कि कुछ लोग बेसिक पे भी ध्यान नहीं दे रहे। तो कल्प स्थान को दिव्य स्थान भी कहते हैं, आपके काम की बात नहीं है, नहीं पूछेगा। नेक्स्ट आ जाओगे, सिद्ध स्थान यहाँ से शुरू हो जाता है बेटा। कल्प स्थान में मेजर बात क्या थी कि आपको मैंने शुरू में ये बताया कि ये हमारे 12 चैप्टर्स हैं, इतने इतने योग हैं। शुरू के 6 चैप्टर्स के लिए आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी मैंने कि आज सो वमन ने गायों को बांध कर काटा, मदन जी की इच्छा है धर्म को कर, और आज सो वमन ने गायों को बांध कर काटा, सभी कुछ प्रेम से पांडु के हृदय में उतर गए। ठीक है, फिर उनके योग बताए थे आपको, मेन तो वो है। पंचकर्म जो मेजर पार्ट है, चरक में भी जो लिखा है मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पीछे ही, वो ही मेन है ना। अब यहाँ बाकी कुछ और चीजें रह गई हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो सिद्धि स्थान, तो पूर्व कर्म क्या है, चरक के अनुसार ही पूछे गए हैं आपसे। तो स्नेहन और स्वेदन ये पूर्व कर्म होता है। पंचकर्म कराने के पहले जो चीजें कराई जाती हैं पूर्व कर्म। स्नेहन का क्या लाभ है, अनिलम हंति, मृदु करोति देहम, मलानाम विनिहंति संगम। ठीक है। और लीन दोष जो है शरीर में वो विलीन हो जाता है, द्रव रूप में आ जाता है। तो याद रखना ये सवाल पूछ चुका है कि इनमें से किसका गुण बताया गया कि जिसकी वजह से शरीर में मल वो रुकते नहीं है, ये हिंदी में पूछ चुका है ऐसा सवाल एक बार। तो स्नेहन का गुण है ये, मलानाम विनिहंति संगम। ठीक है, मलों का संग जो है उसको दूर करने की क्षमता रखता है स्नेहन, याद रखेंगे। बाकी लीन दोष द्रव हो जाता है। फिर श्लेष्मा अधिक होगा तो सुखपूर्वक वमन होगा, श्लेष्मा मंद होगा तो सुखपूर्वक विरेचन होगा। तो याद रखोगे, श्लोक नंबर 9 है आपकी बुक्स के अंदर। श्लेषम उत्तर छर्दयति ही आदुखम विरच्यति मंद कफास्तु सम्यक, ऐसा करके श्लोक आया है, श्लोक नंबर 9 है ना। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने ऐसा बताया कि वैसे तो हम तो ये पढ़ते हैं कि विरेचन के लिए पित्त का अधिक होना जरूरी है, वो ठीक बात है, लेकिन ये स्टेटमेंट थे तो इसके साथ जाना रेफरेंस है इसका भी हमारे पास। पेयादि संसर्जन क्रम, हीन मध्यम और प्रधान शुद्धि में सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। पेया विलेपी, अकृत कृत यूष, अकृत कृत मांसरस, सबके 1 2 3 अंकाल जो चीजें हैं ये। हीन शुद्धि, मध्यम शुद्धि, प्रधान शुद्धि में प्रत्येक के 1 2 और 3 अंकाल होते हैं, बात हो चुकी है हमारी। ये यूज करने से अग्नि और प्राणों की वृद्धि होती है। वमन में दोषों के निकलने का क्रम क्या है कि पहले कफ दोष आएगा, फिर पित्त आएगा, फिर अनिल आएगा। मैंने आपको बताया होगा। अरुणा, अरुणा जी सर। बेटा, वमन विरेचन में हम लोगों ने कुछ देखा था कि लैंगिकी होती है, वेगिकी, मानिकी। तो इन सब में श्रेष्ठ कौन है। सर लैंगिक लक्षण सर बाद में जो ठीक है, लैंगिकी श्रेष्ठ है। वमन कब, हाँ जी सर। कब रोक देना होता है वमन। सर जब कफांत होगा। नहीं बेटा, कफ के लिए तो मेनली कराते हैं, कफ तो निकल ही जाता है उसके बाद पित्त तो निकलता है, पित्तांत कराते हैं वमन। ठीक है, कंफ्यूज पित्तांत नहीं सर, हाँ होना। जी सर। और विरेचन की जब बात होगी, विरेचन होगा कफांत। क्लियर। जी सर।
ठीक है, माइक ऑफ कर लोगे तो याद रखोगे। खैर, तो यहाँ तो क्रम बता दिया तो, लेकिन अनिल निकलेगी नहीं, वायु को निकलने नहीं देते हैं हम तो, पित्त के अंत होने पे रोक देते हैं। वो तो उन्होंने बता दिया कि ये क्रम है निकलने का चीजों का। तो वमन में पहले कफ, फिर पित्त, फिर अनिल। सम्यक वमन से क्या लाभ होता है आपको याद होना चाहिए, मैं फिर फोकस कर रहा हूँ, याद होना चाहिए, ये जरूरी पॉइंट्स हैं आपके लिए। पंचकर्म में ज्यादा कुछ दिया नहीं है आपके यहाँ उन्होंने लैंग्वेज में कि ये चीजें पूछेंगे। तो हृत पार्श्व मूर्धेंद्रिय मार्ग शुद्ध हो, लघुत्व अपीचा। तो देखो, वमन होता है तो पहली बात तो ये है कि कफ निकल रहा है बॉडी से, और कफ को हम लोग गुरुत्व का कारण मानते हैं, भारीपन। तो उससे भी सोच सकते हो कि शरीर में लघुता आ रही है तो वमन की बात चल रही होगी। हृदय, पार्श्व, मूर्धा, इंद्रियों के मार्ग, इंद्रियां और मार्ग शुद्धि, ये सब भी लक्षण सम्यक वमन के हैं, एक नजर अच्छे से डाल लेना। सवाल पूछा जाता है बेटा हीन योग के ऊपर, वमन के, इसको सबसे जरूरी। स्फोट, कोट, कंडू यानी स्किन डिसऑर्डर्स याद रख सकते हो। ठीक है, कफ नहीं निकला, आप देखोगे भी स्किन डिसऑर्डर्स के अंदर वमन जैसे कराने को कहा जाता है, बार बार विरेचन कहा जाता है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा कुछ चिकित्सा अध्याय तो वहां देखा होगा, कुछ का चिकित्सा सूत्र सब लोग रट चुके होंगे, जिससे पूछूं वो बोलना बस। पंकज, यस सर। बोलिए बेटा, कुष्ठ का चिकित्सा सूत्र। हाँ, 2 मिनट सर। पोस्ट में सर सबसे पहले तो वो करवाते हैं। रविंदर, शिवजी, विजेता, ईशा। नाम बोलता जा रहा हूँ, जिसको आता है वो बोल सकता है, मैं देख रहा हूँ कौन बोलेगा। निधि, किसी को नहीं आता, कितनी गलत बात है। हाँ जी सर। कुष्ठ सर का वात पान सर पान पित्त में वातत्रिषु वृद्धि और रक्तचाप। सर्पिबंधम वातत्रिषु सर्पिबंधम पित्तत्रिषु सॉरी वातत्रिषु सर्पिबंधम और श्लेष्मत्रिषु सूत्रेषु कुष्ठेषु पृष्ठेषु। पित्तत्रिषु मोक्ष रक्तश्वसनस्य विरेचन। विरेचन सॉरी। ठीक है ना, एक तो ये है जैसा अभी सुनाया मुस्कान ने। बाकी जो मैं जानना चाह रहा हूँ वो इजी वाला जानना चाह रहा था, बहुदोषा बहुदोषा संशोध्य कुष्ठे बहुशम रक्षता प्राणान, की बार बार शरीर की शुद्धि की बात आई है। बहुदोषा संशोध्य कुष्ठे बहुशम रक्षता प्राणान, की बार बार संशोधन कराओ प्राणों की रक्षा करते हुए। ठीक है ना, तो उससे भी रिलेट कर सकते हो। तो वहां मेनली हम यही चाहते हैं कि शरीर में कफ ना हो, शरीर में पित्त ना हो ज्यादा, है ना, दोनों चीजें ठीक मात्रा में हो, बैलेंस में हो। तो खैर, तो स्किन डिसऑर्डर्स के अंदर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ वमन कराते हैं हम लोग इसलिए कि कफ जो है उसको निकाल सकें। तो स्फोट, कोट, कंडू, हीन योग होने पे वमन का। हृत खा अविशुद्धि और गुरु गात्रता। जिन लोग को नहीं पता कि मैंने सवाल क्यों पूछा अभी चिकित्सा सूत्र वाला, वो इसलिए पूछा कि आपको मैंने कह रखा है चिकित्सा सूत्र याद कर लो, क्योंकि जल्दी ही आने वाले हैं वहां पे। मैं चरक के नोट्स जो है चिकित्सा वाले मैंने टाइप कराए हैं, मैं उनको बस ठीक कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे ठीक हो जाएंगे मैं आपको दे दूंगा और तुरंत पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और आपके यहाँ है ये सिलेबस में कि चिकित्सा सूत्र को एक्सप्लेन करो। ठीक है ना, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप लोग की तैयारी है नहीं। तो हीन योग, खैर, स्फोट, कोट, कंडू, हैरत खा अविशुद्धि और गुरु गात्रता। ध्यान से देख लेना, स्पेशली स्किन डिसऑर्डर वाली बात जो है। अतियोग होने पे क्या होता है, तृष्णा, मोह, मूर्छा, अनिल को, वायु का प्रकोप। तो जब भी कोई चीज अति मात्रा में कराई जाएगी, संशोधन कोई भी, तो वहां वायु का कोप हो ही जाता है। तो अति योग में भी तृष्णा, मोह, मूर्छा और अनिल का कोप हो जाना। नेक्स्ट है सम्यक विरेचन, श्रोतो विशुद्धि, इंद्रिय संप्रसादो, क्रमशः विट, पित्त, कफ, अनिल का आना। तो ये क्रम देख लो आप तो मेनली, कि पहले पित्त आएगा, फिर कफ, फिर अनिल, और हम कराते हैं कफांत विरेचन। ठीक है, बाकी गुणों में श्रोतो विशुद्धि की बात आई है, इंद्रियों का ठीक से काम करना, इंद्रिय संप्रसाद देख लेंगे इसको भी। विरेचन का अयोग होने पर प्रतिशय, तंद्रा, छर्दी और अरुचि। ये प्रतिशय को याद रखना है आपको, प्रतिशय स्पेशली याद रखोगे विरेचन के अयोग में। प्रतिशय, क्योंकि रिलेट नहीं होती हैं ये चीजें, तो जरूरी होते हैं। ठीक है, विरेचन अति योग में देखो, तमहा प्रवेश, उन्माद और हिक्का। तो ये देख सकते हो, उन्माद, हिक्का हो जाना विरेचन के अति योग में, तमहा प्रवेश, उन्माद, हिक्का। नजर डाल लेंगे, ये बहुत जरूरी पार्ट नहीं है, आगे चलें। कफज, पित्तज और वातज रोगों में कितनी कितनी बस्तियां देते हैं, तो चरक ने लिखा नहीं है,
कि कौन सी बस्तियों की बात है, लेकिन देखकर हमें आइडिया लग जाता है कि जैसे वात के अंदर कह रखा है 9 या 11 बस्तियां, और कफ में कह रखा है 1 या 3 बस्तियां। तो कफ में ये बस्ती कम दे रहे हैं और वात में ज्यादा दे रहे हैं, तो कौन सी होगी संभवतया? अनुवासन बस्ती। ठीक है ना? तो बस्ती के ब्रैकेट में लिख लेना अनुवासन, स्नेह वाली, तभी तो बात पे काम करेगी। अच्छा, तो अनुवासन बस्तियां वात के अंदर 9 या 11, पित्त में 5 या 7, और कफ में कह रहे हैं 1 या 3। तो आप तो लोअर नंबर से याद करना शुरू कर दो, इजी है। 1 3 5 7 9 11 ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, और ये समझ में आ ही जाएगा कि अनुवासन बस्ती है तो कफ वाले में ही होगी 1 या 3, वात वाले में नहीं होगी। पित्त वाले में 5 या 7, वात वाले में 9 या 11। नेक्स्ट है निरहु बस्ती के गुण। तो एक पॉइंट तो मैंने आपसे कहा था कि निरहु बस्ती जो है ना, जितने भी पर्याय आपको मिलते हैं, जितने भी टाइप बस्ती के देखने को मिलते हैं आपको, तो वो सब समझो निरहु बस्ती के पर्याय है। अनुवासन के नहीं पढ़ते हो आप जनरली पर्याय। तो ये बात भी ध्यान रखना, किसी बस्ती को रख के पूछे कि ये बस्ती किस बस्ती का प्रकार है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि मधुदैलिक बस्ती किस बस्ती का प्रकार है, तो आंसर निरहु बस्ती है, जितने भी क्वेश्चन लगेंगे इस तरह के। ठीक, बाकी देखो, तो निरहु बस्ती के गुण: व्यय स्थापिता, सर्वार्थकारी, शिशु वृद्ध यूनाम, नृत्य सर्वगदापहा, सर्वान विकारान शमीय निरहु। तो व्यय को स्थापित करती है, मतलब व्यय को रोकती है। सर्वार्थकारी, सारे काम करने वाली है। शिशुओं के लिए, वृद्धों के लिए विशेष रूप से हितकर है। नृत्य है, मतलब इसके सेवन से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। और सर्वगदापहा, सभी रोगों को दूर करने वाली है। सर्वान विकारान शमयन निरोग, सभी विकारों को दूर कर देती है। तो ध्यान रखना, स्पेशली ये शिशु वृद्धों के लिए हितकर है। नृत्य शब्द याद रख लेना, ये दो तो कम से कम याद ही होने चाहिए। नेक्स्ट, क्योंकि बस्ती में तेल का प्रयोग होता है, ठीक है, तो तेल के बारे में कह रहे हैं, ना तेल दानात परमस्ति किंचित द्रव्यम विशेषण समीरणार्थ है। कि कोई व्यक्ति समीर से आर्थ है, मतलब वायु की वजह से उसको कोई रोग हुआ है, तो उसके लिए तेल से श्रेष्ठ और कोई द्रव्य नहीं है। ठीक है, तेल का प्रयोग कराना चाहिए, कहना चाह रहे हैं। तो बस्तियों में इसीलिए हम तेल का यूज करते हैं। श्लोक नंबर 29 है आपकी बुक्स में, चैप्टर 1 कल्पस्थान का। नेक्स्ट देखो, बस्ती को चिकित्सा अर्ध कहा गया। बहुत जरूरी बात है ये, अगर आपको नहीं पता, बल्कि मालूम होगा, वहां बात हुई होगी हमारी शारीर स्तंभर, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा। मर्म हो गया ना आप लोग का टॉपिक? बोलोगे 6 वाले बैच में मर्म हो गया ना? यस सर, आपने स्टार्ट Yes, कर sir. दिया। ठीक है, तो मुझे बता दो कि शल्य तंत्र का विषय अर्थ किसको कहा गया, मर्म को। मर्म और को चिकित्सा अर्थ किसको कहा गया शल्य तंत्र में? रक्त मोक्षण। ठीक है ना? तो याद रखोगे, ठीक है बेटा, रक्तमोक्षण लोग कहते हैं, सरा मोक्ष हुए। यहाँ देख पा रहे हो, बस्ती चिकित्सा अर्थ, बस्ती को चिकित्सा, आदि चिकित्सा कह दिया। ठीक है, यहाँ पर चरक सिद्धि 1/40 के अंदर। रेफरेंस मत याद करो, एटलीस्ट बस ये चरकने का इतना तो याद रखो कि बस्ती जो है वो आदि चिकित्सा है। नेक्स्ट, विकृतिका। विकृतिका यानी गुदा प्रदेश में कैंची से काटने के समान पीड़ा होना। ठीक है, सवाल करने थे। अनूप या अंजलि, जी सर। जिसको आता हो, कि ये परिकर्तन, अपकर्तन, इसका अभ्यास करने के लिए किसके ऊपर लिखा हुआ है? कृमि में। अभ्यास, सुश्रुत संहिता में, अलाप। सुश्रुत संहिता में एक अलाप। अध्याय, हाँ ठीक ठीक, बोलो, हाँ बोलो, बोल रहे हो जो। अलाप वो अ, ठीक है, अलाप वो। तरबूज, करकंदू, सब्जियां हैं सारी वहां पे लिखी हुई, उनके ऊपर काटने का अभ्यास करना है। चलो अच्छी बात है ना? इतना भी साइंस याद रहेगा तो आंसर निकल जाएगा। ये चरक, माफ करें, सुश्रुत सूत्र 9 चैप्टर है। ठीक है, योग्य, जहाँ अभ्यास करते हैं, आपको जो कल मैंने लेक्चर दिए होंगे ना 3, वहां पे हुआ होगा डिस्कशन, नहीं हुआ होगा तो मैं करा दूंगा, अभी से शुरू करेंगे हम लोग। लेकिन जिसने भी कल के लेक्चर फॉलो किए होंगे वहां आई होगी अगर ये बात। था कल के लेक्चर में, किसने पढ़े तीनों लेक्चर जो दिए थे कल मैंने? सर ये नहीं था, इसके पहले जस्ट खत्म हुआ था। नहीं था, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं था तो कोई बात नहीं है, फिर अभी ये माफ करने लायक है। लेकिन अगर था और नहीं पढ़ा तो गलत है। जितना
था उतना जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा सुश्रुत, आप जानते हो शुरू होने ही वाला है, इसके बाद सुश्रुत पढ़ाऊंगा, उसके तुरंत बाद चिकित्सा। ठीक है ना? तो फिर मैं पूछूंगा पहले, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नहीं, बल्कि इसके बाद मैं आपका जस्ट लूंगा बेटा सुश्रुत के टॉपिक जो बचे हुए हैं, उसके बाद लूंगा तुरंत मैं आपका गायनी वाला पोर्शन जो है, वो नोट्स आपको दिए मैंने, उसके जस्ट बाद लूंगा फिर चिकित्सा, इस तरह से लूंगा। ठीक है? फिर उसके बाद अगध और वो स्वस्थ व्रत, ये आपका पूरा सर टॉपिक। वो पहला टॉपिक उसमें अष्टांग हृदय वाला भी याद करना है। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये चीज बता देता हूँ मैं, बस। देखो अष्टांग हृदय वहाँ पढ़ाया जरूर है मैंने, क्योंकि लेक्चर लिए हुए उस तरह से। आपको सुश्रुत वाला ही पढ़ना है, आपके सिलेबस में सुश्रुत लिखा हुआ है खाली। ठीक है? सुश्रुत को ही फॉलो। ओके सर। ठीक है? तो इजी हो जाएगा, मतलब सुश्रुत सुश्रुत याद करना होगा तो इतना टफ नहीं रहेगा फिर। ठीक, तो कर लेना उसको। आगे देखो चलो। तो बस्ती चिकित्सा अर्थ है, तो यहाँ पर कहा गया है चरक संहिता में विकृति का। तो विकृति का मतलब वही कैंची से काटने के समान पीड़ा। तो निरूह बस्ती के अयोग का लक्षण है, अनुवासन बस्ती के अतियोग का लक्षण है। याद रखना, एक का अयोग है निरूह का, और अनुवासन का अतियोग, वहां मिलता है लक्षण आपको। अनुवासन बस्ती 3 याम यानी 9 घंटे तक शरीर में रुकने पर सामान्य बात है। मतलब ये कोई समस्या की बात नहीं है कितना समय हुआ, इसका नाम ही है अनुवासन। तो अनुबस्ती जो रह जाए मतलब शरीर में देने के बाद। सुश्रुत ने कितना टाइम बोला है? 24 घंटे, है ना? याद नहीं करना, आपको पूछा नहीं गया आपसे, मगर याद हो किसी को अगर, तो वहाँ 24 घंटे था, यहाँ 9 घंटे देख पा रहे हो। शिरोविरेचन देख लो। उत्तम दोष होने पर कह रहे हैं 3 बार देना चाहिए, मध्यम दोष में 2 बार, और हीन दोषों में 1 बार। तो 1 2 3 इजी नंबर है हीन मध्यम और उत्तम दोषों के अंदर। बस्ती आदि देने के बाद 2 गुना समय तक परिहार काल है। परिहार कहते हैं त्याग करना चीजों का। तो जितना टाइम आपको लगा बस्ती देने में या कोई भी कर्म कराने में, उसके 2 गुना समय तक जो भी चीजें हानिकारक बताई जाती हैं उसके आसपास, वो नहीं करनी है आपको, ये मतलब है कहने का। तो 2 गुना समय है, ये सामान्य नियम है। सर्वम चारो प्रश्मराय कर्मम हीनति मात्रम विपरीत कालम मिथ्योपचार आचनातम विकारम शांति नयत पथ्यम अभिप्रयुक्तम। ठीक है? तो वही कह रहे हैं कि जो भी कर्म कराओ आप, उसमें ऐसा नहीं हो कि हीन योग हो अति योग हो, मतलब प्रॉपर चीजें होनी चाहिए, प्लस पथ्य का पालन करना चाहिए, तभी रोग ठीक होता है। ठीक है? तो इस चैप्टर में और कुछ नहीं, आगे चलोगे। चैप्टर नंबर 2, यहाँ पर योग्य और अयोग्य बताया गया है। इसके ऊपर भी पहले काफी सवाल आते थे, अभी तो कुछ गिनती के कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सवाल बनते हैं, उनको ही हम ध्यान से देखेंगे यहाँ। तो वमन के अयोग्य कौन कौन है, किसको नहीं कराना है वमन? तो हृदय रोग वाले में वमन नहीं कराना, मूत्राघात में नहीं कराना, तिमिर में नहीं कराना है। ठीक है? ध्यान आ रहा होगा। तो हृदय रोग, मूत्राघात और तिमिर, इनमें वमन नहीं कराना, स्पेशली याद रखोगे। हृदय रोग सामने देख पा रहे हो सुश्रुत ने कराया है, लेकिन छोड़ो आप, आपके लिए नहीं जरूरी है सुश्रुत। तो हृदय रोग मूत्राघात तिमिर में वमन नहीं कराते। किसको कराना है वमन, अब वो देख लो। तो पीनस के रोगी, कुष्ठ, नवजुअर, बहुत बहुत जरूरी। कुष्ठ की तो मैंने आपसे बात ही की। ठीक है? श्लीपद, श्लीपद में भी कह रहे हैं कराना है वमन। अल्सक और विसूची का, ये दोनों आम दोष होते हैं। ठीक है? चरक के आम दोष है अल्सक और विसूची का। तो आम जब भी होता है ना, तो उसमें वमन कराते हैं, इसीलिए नवजुअर के अंदर देख पा रहे हो वहां भी लिखा है वमन कराने को, क्योंकि आप जानते हो, अगर कुछ पुरानी मेमोरी हो पढ़ाई से संबंधित, तो ज्वर कैसा विकार है, संतर्पण जन्य या अपतर्पण जन्य? संतर्पण जन्य। ठीक है? संतर्पण जन्य। संतर्पण होता है बेटा, अपतर्पण से नहीं होता। कामानुबंधी ज्वर है एक दूसरा, वो अपतर्पण जन्य है। बाकी ज्वर को नॉर्मली जब भी बात की जाए, संतर्पण जन्य है। इसीलिए ज्वर के अंदर पूछा जाता है एकल चिकित्सा क्या है, आपको ध्यान कुछ ना आए तो लंघन आंसर है उसका। लंगर। ठीक है? लंघन इसीलिए कराते हैं कि ज्वर जो है वो संतर्पण जन्य विकार है, तो याद रखोगे। तो पीनस में कुष्ठ, नवज्वर स्पेशली याद रखेंगे। श्लीपद देख सकते हो। ठीक है? तो वहां भी बताया गया है वमन कराने को। अल्सक विसूचिका स्पेशली याद रखना। उन्माद अपस्मार देख के ऐसा लग सकता है कि मेनली वातिक विकार है, ये हमको दोनों पढ़ने हैं। ठीक है? मानसिक रोगों में आपके यहाँ उन्माद अपस्मार हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो ये भी चिकित्सा के साथ ही पोर्शन हो जाएगा। प्लस वहीं में साथ साथ हर चैप्टर का जो मॉडर्न होगा ना, जो आपके सिलेबस में है खासकर, उससे रिलेट करा के मॉडर्न पार्ट वहीं साथ साथ कवर करा दूंगा सारा मैं। ठीक है? मॉडर्न वाला डिजीज वाला पार्ट जो है। फिर अतिसार, अतिसार में वमन करा रहे हैं, देखो ध्यान से इसको भी, है ना? और दुष्ट स्तन्य, तो दुष्ट स्तन्य की वजह से जो भी विकार होता है, तो वहां भी वमन ही कराना है, तो ध्यान से देख लेना वमन के योग्य है।
कुष्ठ, नवज्वर, अल्सक, विसूचिका, श्लीपद, इनको तो स्पेशली याद रखोगे। नेक्स्ट है विरेचन के योग्य लिखे हुए हैं। तो कुष्ठ में विरेचन भी कराना है, वमन भी कराना है। ज्वर में भी कह रहे हैं विरेचन करा सकता है। भगंदर में विरेचन बता रखा है, भगंदर याद रख लेना बेटा। ठीक है, हृदय रोग में विरेचन, वातरक, तो बाकी कुछ खास नहीं। भगंदर स्पेशली याद रखना, और हृदय रोग चाहो तो इसको भी याद कर लो विरेचन के योग्य में। अगले कुछ पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अगर याद होंगे तो आपको। तो नवज्वर, शोक संतप्त, ऐसे व्यक्तियों में शिरोविरेचन नहीं कराना है। अगर आपने करा दिया तो क्या होगा, तिमिर रोग हो जाएगा और ज्वर की वृद्धि हो जाएगी। पढ़ा चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी। गर्भिणी में शिरोविरेचन नहीं कराना, अदरवाइज बच्चे में सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, कान, कुड़ी, पक्षाघात, पीठ सर्पी वाला हो जाता है। नूतन प्रतिशय किसी को हुआ हो उसको भी नहीं कराना है, अदरवाइज श्रोतो व्यापत हो जाता है। श्रोतो व्यापत, श्रोत्सों के रोग हो जाएंगे नूतन प्रतिशय में। आंद्रत और दुर्दिन, वहां पे अगर श्रोवरेचन करा दिया तो पूतिनस्य और शिरोरोग, इनको बिल्कुल रट लेना, सामने जिसके जो पॉइंट लिखा हुआ है बहुत जरूरी है चारों पॉइंट ये। तो नवज्वर और शोक, श्रोव वृद्धि। गर्भिणी को विरेचन कराने पर श्रोवरेचन। काण, कुड़ी, पक्षत, पीठ सर्पी बालक, नूतन प्रतिशय से श्रोतो व्यापक, वहां पे अगर श्रोवरेचन कराया तो। और आंद्रत और दुर्दिन में श्रोवरेचन कराने से पूतिनस्य और शिरोरोग, पूतिनस्य और शिरोरोग, तो याद रखोगे। नस्य का प्रयोग प्राय प्रावृट, शरद और बसंत में कराते हैं। सब बातें हो गई हैं हमारी। ग्रीष्म में पूर्वाह्न में, शीत में मध्याह्न में, और वर्षा ऋतु में जब दुर्दिन ना हो। नेक्स्ट चलो सिद्धि 3। तो वमन विरेचन से पहले 9 परीक्षा विधियां हैं बताया हुआ है। 9 नंबर याद रखना। जानना चाहो तो ये लिखा है इन्होंने कि दोष, औषध, देश, काल, सात्मय, अग्नि, सत्व, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इनको काउंट करके 9 आती हैं मतलब। तो कहा है कि 9 की पहले परीक्षा कर लेनी चाहिए, आप तो सिर्फ नंबर याद रख लो। फिर है कि बस्ती जो हम यूज करते हैं वो किस जानवर की यूज करते हैं जनरली, तो वृद्ध, गाय, भैंस आदि जानवरों की बस्ती यूज की जाती है। और सोचो, छोड़ो आप, मैं बताएंगे चलो रखी देखते हैं। तो वृद्ध, गाय, भैंस आदि जानवर की, ठीक। नेक्स्ट है